दिसंबर 1999 दिन शुक्रवार। घड़ी में 4:30 बजने वाले थे। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट संख्या IC-814 काठमांडू से न्यू दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। फ्लाइट IC-814 ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम करीब 5 बजे 176 यात्रियों के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट के पायलट थे कैप्टन देवीसरन, को पायलट अनिल शर्मा और चीफ इंजीनियर अनिल जागिया। काठमांडू से दिल्ली जाने में आमतौर पर 2 घंटे का समय लगता है, परंतु इस फ्लाइट में सवार 176 पैसेंजर और 15 क्रू मेंबर को इस बात का अनुमान नहीं था कि इस बार उनकी दिल्ली की फ्लाइट बहुत दूर होने वाली है। जैसे ही फ्लाइट IC-814 इंडियन एयर स्पेस में इंटर करती है, 5 नकाबपोश हथियारबंद टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इसमें से एक आतंकवादी, जिसका कोड नेम था चीफ, प्लेन के पायलट देवीसरन को गन पॉइंट पर लेकर प्लेन को लाहौर ले जाने के लिए प्रेशराइज करता है। एक तरफ जहां सारी दुनिया क्रिसमस और मिलेनियम ईयर 2000 की स्वागत की तैयारी में डूबी हुई थी, वहीं दूसरी ओर IC-814 में सवार सभी पैसेंजर और उनके परिवार वालों के लिए बुरा वक्त शुरू होने वाला था, जिसका उन्हें जरा भी एहसास नहीं था। अगले 7 दिनों तक पूरी दुनिया IC-814 में सवार सभी पैसेंजरों की सलामती की दुआ करती रही। इधर हाईजैकर्स पैसेंजर्स की रिहाई के लिए भारत सरकार से $200 मिलियन और 36 हार्डकोर टेररिस्ट को रिहा करने की मांग कर रहे थे। ये ऐसे टेररिस्ट थे जिन्हें पकड़ने में हमारी सेना ने अपने खून पसीने बहाए थे। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे IC-814 हाईजैक के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि कैसे एजेंसीज, सरकार और क्राइसिस मैनेजमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन गैप के चलते समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन को क्यों नहीं अंजाम दिया जा सका, कैसे इस कम्युनिकेशन गैप का परिणाम दुनिया 9/11 टेररिस्ट अटैक और मुंबई 26/11 टेररिस्ट अटैक के रूप में देखती है। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। नाइनटीन 1994 में इंडियन आर्मी अनंतनाग के खाना बल से मौलाना मसूद अजहर को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इसके बाद से ही हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को रिहा कराने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। 1998 में मसूद अजहर को रिहा करवाने के लिए ही हाईजैक की प्लानिंग शुरू की जाती है। सितंबर 1999 को बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के एक रेंटेड अपार्टमेंट में 5 लोग, इब्राहिम अख्तर, सनी अहमद काजी, शाहिद शहीद अख्तर, जहूर इब्राहिम मिस्त्री और शकीर IC-814 प्लेन को हाईजैक करने की प्लानिंग करते हैं। हाईजैक को अंजाम देने के लिए अब्दुल लतीफ ने 5 हाईजैकर्स के लिए फेक इंडियन आइडेंटिटी अरेंज करता है। हाईजैकर्स को इस बात की जानकारी थी कि नेपाल में इंडियंस को पासपोर्ट और वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ एक वैलिड इंडियन आईडी ही काफ़ी होता है। फेक इंडियन आईडी अरेंज करने के बाद अब्दुल लतीफ कालिम्पोंग के नेपाली नागरिक दिलीप कुमार भुजैल से 3 ग्रेनेड और 3 रिवॉल्वर भी खरीदता है। 13 दिसंबर 1999 को सभी आतंकवादी फाइनल प्लानिंग के लिए काठमांडू जू में मिलते हैं। प्लान के मुताबिक इब्राहिम अख्तर ग्रेनेड और रिवॉल्वर के साथ एयरपोर्ट में इंटर करेगा। इब्राहिम अख्तर का सिक्योरिटी चेक कंप्लीट होने के बाद ही बाकी आतंकवादी सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट करेंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था और टेररिस्ट बहुत आसानी से सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट करके फ्लाइट बोर्ड कर लेते हैं। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC-814 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर के साथ शाम 5 बजे टेक ऑफ करती है। जैसे ही प्लेन IC-814 नवाबों के शहर लखनऊ के ऊपर पहुंचती है तो हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैकर, जिसका कोड नेम था चीफ, पायलट देवीसरन को इंस्ट्रक्ट करता है कि प्लेन को लाहौर ले चलो, नहीं तो प्लेन को उड़ा देंगे। सिचुएशंस की गंभीरता और पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कैप्टन देवीसरन हाईजैकर्स की बात मान लेते हैं और प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लेते हैं।
फ्लाइट IC-814 लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर था और लैंडिंग की परमिशन मांग रहा था, परंतु लाहौर ATC स्ट्रिक्टली मना कर देता है कि वह हाईजैक प्लेन को अपने एयरपोर्ट पर लैंड करने नहीं देगा। इधर भारत में अफरा तफरी का माहौल था। IC-814 प्लेन की हाईजैक की सूचना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 100 मिनट बाद मिलता है, क्योंकि ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री भी एयरफोर्स के विमान से मद्रास से दिल्ली आ रहे थे। प्रधानमंत्री जैसे ही दिल्ली लैंड करते हैं तो उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा PM को हाईजैकिंग की ब्रीफिंग देते हैं। इसके बाद तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग कॉल की जाती है। शाम 6:30 बजे कैप्टन देवीसरन परेशान इंडियन ATC से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे लोग लाहौर ATC को समझाए कि प्लेन को लैंडिंग की परमिशन प्रोवाइड करे, नहीं तो प्लेन क्रैश कर जाएगा। प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला है, पर लाहौर ATC एक बार फिर परमिशन डिनाई कर देता है। कैप्टन देवीसरन हाईजैकर्स को समझाते हैं कि प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला है और अगर हमने प्लेन को अमृतसर में लैंड नहीं करवाया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। हाईजैकर्स किसी भी कीमत पर प्लेन को इंडियन एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करना चाहते थे, परंतु सिचुएशंस को देखते हुए हाईजैकर्स फाइनली फ्लाइट IC-814 को अमृतसर में लैंड करने की परमिशन दे देते हैं। शाम 7:01 पर फ्लाइट IC-814 अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करती है और कैप्टन देवीसरन तुरंत IC-814 को रिफ्यूल करने की रिक्वेस्ट करते हैं। आप यह जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि पंजाब के DGP को इस हाईजैक की सूचना 1 घंटे बाद मिलती है, वो भी टीवी न्यूज़ के जरिए। आनंद फानन में एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और एक लोकल कमेटी बनाई जाती है ताकि प्लेन को ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जा सके, ताकि हमारे कमांडोज को रेस्क्यू ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम मिल सके। इधर कैप्टन देवीसरन एक बार फिर अमृतसर ATC से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन की रिफ्यूलिंग शुरू कीजिए। हाईजैकर्स धमकी दे रहे हैं कि अगर रिफ्यूलिंग जल्द शुरू नहीं हुआ तो वो पैसेंजर को मारना शुरू कर देंगे। 15-20 मिनट बीत जाता है पर रिफ्यूलिंग शुरू नहीं होती है। फ्रस्ट्रेटेड हाईजैकर्स पैसेंजर सतनाम सिंह पर चाकू से हमला कर देते हैं। फिर कैप्टन देवीसरन रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी रिफ्यूलिंग शुरू कीजिए। हाईजैकर्स ने एक पैसेंजर पर अटैक करके उसे घायल कर दिया है और धमकी दे रहे हैं कि अगर जल्दी रिफ्यूलिंग शुरू नहीं हुई तो एक एक करके पैसेंजर को मारना शुरू कर देंगे। अफरा तफरी के माहौल में 40 मिनट गुजर जाता है पर कोई डिसीजन नहीं हो पाता है। 7:45 पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक प्लान बनाता है। क्यों ना रिफ्यूलिंग के समय फ्यूल टैंकर में पंजाब पुलिस के कुछ कमांडोज को छुपाकर भेजा जाए और ये कमांडो वहां पहुंचकर IC-814 प्लेन के टायर को पंचर कर देंगे, जिससे प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। प्लान तो अच्छा था, परंतु अमृतसर ATC के पास एक प्लान भी था, जिसके हिसाब से क्यों ना फ्यूल टैंकर को प्लेन के आगे रनवे पर खड़ा कर दिया जाए ताकि प्लेन टेक ऑफ ना कर सके। प्लान के हिसाब से एक टैंकर प्लेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, पर टैंकर का ड्राइवर टैंकर को तेज चला रहा था। ATC के ऑफिसर्स को लगा कि टैंकर की तेज स्पीड से आतंकवादियों को शक हो सकता है, इसलिए टैंकर के ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि टैंकर की स्पीड को थोड़ा कम करने के लिए। पर यहाँ कुछ कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलता है। ड्राइवर स्पीड कम करने की बजाय टैंकर को ही रोक देता है। कॉकपिट से जब टेररिस्ट यह देखते हैं कि तेज आती हुई टैंकर अचानक रुक गई है तो उन्हें शक होता है और कैप्टन देवीसरन को फिर गन पॉइंट पर लेकर बोलते हैं कि रिफ्यूलिंग अब नहीं होगी, प्लेन को टेक ऑफ करो। मजबूरन कैप्टन देवीसरन को प्लेन उड़ाना पड़ता है। एक बार फिर प्लेन IC-814 हवा में चली जाती है। आपसी तालमेल के अभाव में रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो जाता है और एक गोल्डन चांस हाथ से निकल जाता है। NSG कमांडो भी ठीक उसी वक्त अमृतसर एयरपोर्ट में पहुंचते हैं, परंतु उन्हें ऑपरेशन करने का मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि प्लेन वापस हवा में चली जाती है। यहाँ गौर करने की बात है कि अभी भी प्लेन में फ्यूल नहीं भरा गया था। प्लेन में ट्रिप फ्यूल लगभग खत्म होने वाला था। कैप्टन देवीसरन एक बार फिर प्लेन को वापस लाहौर की तरफ मोड़ लेते हैं, क्योंकि अमृतसर एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट की दूरी मात्र 50 किलोमीटर ही थी। लाहौर ATC एक बार फिर लैंडिंग की परमिशन डिनाई कर देता है। लाहौर एयरपोर्ट को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया जाता है। रनवे और एयरपोर्ट की सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती है।
लाहौर एटीसी को डर था कि हाईजैकर्स फोर्सफुली प्लेन को लाहौर में लैंड कराने की कोशिश करेंगे। ऐसी किसी भी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए पूरी एयरपोर्ट की लाइट ऑफ कर दी जाती है। एक तरफ लैंडिंग को अवॉइड करने के लिए लाहौर एटीसी ने एयरपोर्ट की सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी, तो दूसरी तरफ हाईजैकर्स कैप्टन देवीसरन पर लैंडिंग की जबरदस्त प्रेशर बनाए हुए थे। देवीसरन लैंडिंग के लिए प्लेन को नीचे लाना शुरू करते हैं, लेकिन 300 मीटर ऊपर जब प्लेन था तभी को पायलट देखते हैं कि प्लेन रनवे पर नहीं हाईवे पर लैंड करने जा रही है। कैप्टन देवीसरन तुरंत प्लेन को ऊपर मूव करते हैं और प्लेन को क्रैश लैंडिंग से बचा लेते हैं। कैप्टन देवीसरन फिर एक बार लाहौर एटीसी से रिक्वेस्ट करते हैं लैंडिंग परमिशन की। वो कहते हैं कि प्लेन का ट्रिप फ्यूल खत्म हो गया है और हम कंटीजेंसी फ्यूल पर उड़ रहे हैं और बस 10 मिनट का ईंधन बचा है। अगर हमें लैंडिंग का परमिशन नहीं मिलेगा तो हम क्रैश कर जाएंगे। फाइनली लाहौर एटीसी लैंडिंग की परमिशन दे देता है। 8:07 पर प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इधर इंडियन ऑफिशियल्स लाहौर एटीसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्लेन को अब दोबारा नहीं उड़ने दिया जाए। इंडिया का प्लान था कि वो अपने इस्लामाबाद सिचुएटेड हाई कमिश्नर से जी पार्थसारथी को भेजना चाहते थे टेररिस्ट से नेगोशिएट करने के लिए। फाइनली लाहौर एयरपोर्ट पर IC-814 को रिफ्यूल किया जाता है। इधर हाईजैकर्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे क्योंकि नेगोशिएशंस का कोई हल नहीं निकल रहा था। हाईजैकर्स भारत पर दबाव बनाने के लिए 24 साल के रुपिन कत्याल पर चाकू से वार करके उसे घायल कर देते। रुपिन कत्याल काठमांडू से अपनी वाइफ के साथ हनीमून एंजॉय करके लौट रहा था। पाकिस्तान इंडियन हाई कमिश्नर जे पार्थसारथी को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने में 3 घंटा वेस्ट कर देता है। जब जी पार्थसारथी इस्लामाबाद से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब तक फिर एक बार IC-814 हवा में उड़ जाती है और कोई डिस्कशन हाईजैकर से नहीं हो पाता है। फ्लाइट IC-814 को अब लाहौर से ओमान की तरफ ले जाया जाता है, पर ओमान एटीसी फ्लाइट की लैंडिंग को डिनाई कर देती है। सुबह के 3 बजे फाइनली दुबई के अल मिनाद एयरपोर्ट पर IC-814 की लैंडिंग होती है। अब तक प्लेन IC-814 को हाईजैक हुए 22 घंटे बीत गए थे। दुबई एयरपोर्ट पर कड़ी नेगोशिएशंस के बाद हाईजैकर्स फाइनली 26 पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं। रिलीज्ड पैसेंजर बताते हैं कि प्लेन में 5 हाईजैकर्स हैं जिनके नाम अलग अलग हैं। लीडर्स को चीफ बुलाते हैं और बाकी का नाम बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला है। इनके असली नाम थे इब्राहिम अख्तर, शहीद अख्तर, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और साकिर। सभी के सभी पाकिस्तानी थे। प्लेन IC-814 को हाईजैक हुए अब 1 दिन बीत चुके थे। फ्लाइट में पैसेंजर की हालत बहुत खराब हो रही थी। टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहा था। खाने पीने की सामान की बहुत कमी थी। दुबई से प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है और इस बार यह जाता है अफगानिस्तान की ओर। 26 दिसंबर सुबह 8 बजे प्लेन लैंड करता है कंधार एयरपोर्ट पर। लैंड करते ही तालिबानी सिक्योरिटीज प्लेन को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। तालिबानी अथॉरिटी इंडिया और हाईजैकर्स के बीच मध्यस्थता कराने का प्रपोजल देते हैं। अगले 6 दिनों तक प्लेन कंधार में ही खड़ी रहती है और नेगोशिएशन चलता रहता है। पैसेंजर को कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वे जिंदा बचेंगे भी कि नहीं, कुछ पता नहीं। अजीत डोभाल को कंधार भेजा जाता है हाईजैकर्स से नेगोशिएट करने के लिए। वे कहते हैं कि हाईजैकर्स को एक्टिव सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तान के ISI से। अजीत डोभाल साहब का कहना था कि अगर इसमें ISI का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो इंडिया रेस्क्यू ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दे देता। या क्या कह रहा है? देखिए आपके कंट्री के अंदर में आग लगी हुई है। देखिए बंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर क्या हो रहा है। क्योंकि ISI के द्वारा उनको रेगुलरली ये फीडबैक दिए जा रहे थे कि प्रेशर बन रहा है, हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर में प्रेशर बन रहा है, जनता प्रेशर डाल रही है, मीडिया प्रेशर डाल रहा है, इसलिए तुम लोग वेट मत करो और तुमको कोई खतरा भी नहीं है। 27 दिसंबर 1999 को इंडियन नेगोशिएटर कंधार पहुंचते हैं। नेगोशिएशंस की इस टीम को लीड कर रहे थे विवेक काटजू, जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। तालिबान इंडिया को किसी भी तरीके का रेस्क्यू या कमांडो ऑपरेशन का परमिशन देने से मना कर देता है। हाईजैकर्स के साथ कड़ी नेगोशिएशंस होती है। अल्टीमेटली हाईजैकर्स की डिमांड को काफ़ी हद तक नैरो डाउन कर दिया जाता है।
हाईजैकर्स 36 टेररिस्ट की रिहाई चाहते थे, पर फाइनली 3 टेररिस्ट की रिहाई पर बात फाइनल होती है। इसी बीच उस समय का रॉ चीफ एस दुल्ला 30 दिसंबर 1999 को जम्मू पहुंचते हैं। जम्मू पहुंचते ही वो चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला को सेंट्रल गवर्नमेंट का टेररिस्ट को रिलीज करने वाला ऑर्डर हैंडओवर करते हैं। तीनों कैदियों को रिलीज कराकर एस दुल्ला दिल्ली लेकर आते हैं। फिर इसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह तीनों कैदियों को फ्लाइट में लेकर कंधार पहुंचते हैं। अगले दिन 31 दिसंबर 1999 को हाईजैकर्स की डिमांड मान ली जाती है। तीनों खूनखार आतंकवादी मुश्ताक जरगर जैसे मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर और उमर साइद शेख को कंधार में रिलीज कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हाईजैकर्स भी प्लेन से पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं। इधर इंडियन टीम उम्मीद कर रही थी कि तालिबान गवर्नमेंट हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लेगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। तालिबान गवर्नमेंट हाईजैकर्स और रिलीज टेररिस्ट को सेफ एग्जिट प्रोवाइड कर देती है। सभी हाईजैकर्स और छोड़े हुए खूनखार आतंकवादी गाड़ी में बैठकर पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। अब यहाँ एकदम साफ हो गया था कि इस हाईजैक में पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व था। दूसरी तरफ पैसेंजर्स राहत की सांस लेते हैं। 31 दिसंबर 1999 को पैसेंजर्स वापस अपने वतन लौट आते हैं। मिलेनियम ईयर 2000 शुरू होने के एक दिन पहले ही पैसेंजर्स के परिवार वालों को नए साल की सौगात मिल जाती है। इस पूरी इंसिडेंट का ब्लेम हाईजैकर्स को तो जाता ही है, परंतु यहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी पूरी तरह फेल हो जाती है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची जाती है, पर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को भनक तक नहीं लगती है। दूसरी तरफ इनकम्बेंट गवर्नमेंट भी इस क्राइसिस को हैंडल करने में बुरी तरह विफल रहती है। IC-814 का हाईजैक सरकार के लिए एक सबक जैसा ही था। फॉर्चुनेटली इस हाईजैक के बाद कोई भी हाईजैक नहीं हुआ। इस इंसिडेंट के बाद भारत सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, यानी कि अगर फ्यूचर में IC-814 जैसा अगर कोई हाईजैक जैसी घटना होती है तो टेररिस्ट के साथ कोई नेगोशिएशंस नहीं किया जाएगा, बल्कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।